24 की खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन जहां हम बात करते हैं सियासत की, जहां हम बात करते हैं 24 की तैयारियों में जुटी तमाम पार्टियों की। वार पलटवार की बात होती है, तो चलिए आगाज करते हैं खास खबरों का। सत्तारूढ़ भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर ने ये खास जानकारी भी साझा की। अपनी पहली सूची के तहत उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने 39 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और गुरुवार को मध्य प्रदेश के उमरिया में तोमर ने कहा, हमने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और बाकी बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जल्द तय होंगे, जल्द उन्हें घोषित कर दिया जाएगा। जबकि सत्तारूढ़ दल ने आगामी चुनावों के लिए पहले ही प्रचार अभियान तक शुरू कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के लिए प्रचार कार्यक्रमों की अगुवाई करते नजर आए। कांग्रेस, जो राज्य में प्रमुख विपक्षी खिलाड़ी है, उसने भी प्रचार शुरू कर दिया है और अब देखा ये जा रहा है कि लगातार चुनावी रण में पार्टियां ताल ठोक रही हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर अपने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव कर दिए। पहले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चाएं तो चल ही रही थी, जिसके बाद आखिरकार पार्टी की ओर से नए जिला अध्यक्षों की एक सूची को जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने पार्टी संगठन के लिहाज से क्षेत्रवार 98 जिला अध्यक्ष बनाए। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी की नई टीम को काफी खास, काफी अहम माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नए जिला अध्यक्षों की सूची को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। बीजेपी ने अपने संगठन की दृष्टि से 98 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बीजेपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक पूरे यूपी को 6 हिस्सों में बांट दिया गया है। अवध क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, काशी, कानपुर क्षेत्र, पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र, इस तरह से जिलेवार सूची सामने आई है। 24 की तैयारियों में जुटी है पार्टियां और ऐसे में वार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है और इन दिनों सनातन धर्म पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। देश में सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदय के बयान पर पहले से बवाल है और इसी बीच विवादों में रहने नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर डाली। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या इसके लिए राहुल गांधी बिहार के मंत्री का बॉयकॉट करेंगे। दुनिया को बॉयकॉट करने चले हैं, पत्रकार भी जिंदाबाद है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अरे नेता में दम नहीं है भैया। बॉयकॉट किस किस को करोगे? जनता को बॉयकॉट करोगे, सुप्रीम कोर्ट को करोगे, पत्रकारों को बॉयकॉट करोगे, टीवी को बॉयकॉट करोगे, किसको बॉयकॉट करोगे? बॉयकॉट करना है, अगर कुछ आगे बढ़ना है तो अपने नेता को बॉयकॉट करो। बिहार की बात करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। चंद्रशेखर ने इस बार फिर रामचरितमानस को लेकर ही टिप्पणी कर दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा, रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ें, प्रत्येक शब्द के भाव को जानें और फिर रामायण महाभारत पर टिप्पणी करें। उससे कहना चाहता हूं कि एक अच्छा गुरु रख लें, रामायण की एक एक पंक्ति को पढ़ें, एक एक शब्द के भाव को जानें, तब रामायण महाभारत पर जिस पर भी आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, बोलें। रामायण महाभारत, रामायण पर उन्होंने जो बोला है, महाभारत पर ही बोलते रहते हैं। उनको यह बात बोलना ही नहीं चाहिए। पीएम मोदी के इंडिया गठबंधन पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि हमने संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा, अंबेडकर, गांधी, नेहरू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाया है। ये कोई सांस्कारिक विवाद तो नहीं है, ये एक राजनीतिक गठबंधन है। गठबंधन में किसी भी साथी के अपने विचार हो सकते हैं। अलायंस है, उसमें अलग अलग राजनीतिक स्वार्थ हैं, मगर वो राजनीतिक सारे स्वार्थ जो है
भारत की अखंडता एकता हमारे संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है एलायंस की, वो इसी बात की है। बाकी उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधाराएं हैं। हमने संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा, अंबेडकर, गांधी, नेहरू के सिद्धांत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इसे भारत गठबंधन कहते हैं और ये इंडी गठबंधन है, ये घमंडी गठबंधन है। लगातार देखा ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी वार पलटवार का एक दौर देखा जा रहा है। अब एक बार फिर से इंडी गठबंधन को लेकर ये बयान सामने आए। क्या इंडी गठबंधन, कुछ लोग इंडिया गठबंधन बोलते हैं। लास्ट नाम जो है I.N.D.I.A जो है, ये लास्ट है अलायंस। तो अलायंस डबल नहीं बोल सकते, इसलिए इंडी गठबंधन है। तो इंडी नहीं, ये घमंडी गठबंधन है। ये घमंडी गठबंधन का पूर्व केंद्रीय मंत्री बोलते हैं ये इंडी गठबंधन अगर हमने शुरू किया है तो वो सनातन धर्म के समूल नाश। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि हर दिन सनातन विरोधी बयान आने लगे हैं। जब ऐसे बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, लेकिन कांग्रेस का तो इस पर प्रतिक्रिया देना ही देखा नहीं जा रहा है या इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं। अगर भारत के 80% लोगों के विश्वास परंपरा पर प्रहार होता है और उस पर कांग्रेस प्रतिक्रिया नहीं देती तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं। जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है, और हम लगातार देखता हूँ कि कांग्रेस प्रतिक्रिया या तो नहीं देता है या तो बोलता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा। टीवी न्यूज एंकर्स को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जिन लोगों का दिल काला होता है वही ब्लैकलिस्टिंग के ऐसे काम करते हैं। आपको पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक इंडिया गठबंधन की भूमिका देखनी चाहिए। लोग इस गठबंधन को काली सूची में डालने जा रहे हैं। जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, वही ब्लैकलिस्ट का कार्य करते हैं। ये जो I.N.D.I.A अलायंस है, इसको आप उत्तर से दक्षिण तक इसकी भूमिका देखो। उत्तर भारत में एक ऐसा दल इस इंडिया I.N.I.A अलायंस का भाग है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं, जैसे चुनाव आता है वो जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी को अपना गोत्र ध्यान में आ गया है, लेकिन दुनिया इस बात को अच्छे से समझती है कि राहुल गांधी जिस वंश के हैं वो वंश इंदिरा गांधी, फिरोज खान के द्वारा ही शुरू होता है। वो एक्चुअल में सीजनल हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी को अपना गोत्र ध्यान में आ गया, लेकिन दुनिया तो इस बात को अच्छे से समझती है ना कि राहुल गांधी जिस वंश के हैं वो वंश जो है इंदिरा गांधी और फिरोज खान के द्वारा ही शुरू होता है। इसलिए सारा देश इस बात को जानता है, उपहास भी उड़ाता है। जहाँ तक सनातन धर्म वाला विषय है तो सनातन धर्म पाकिस्तान और आतंकवादियों से बातचीत की पैरवी करने वाले कांग्रेस नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पलटवार किया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जब देश में अनंतनाग मुठभेड़ सामने आ रही है
तब भी कुछ नेता ऐसे बयान देते हैं जो देश के खिलाफ है। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज कहते हैं कि मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कश्मीर के अनंतनाग मुठभेड़ को लेकर एक बड़ा बयान देते नजर आए। राजस्थान में अनुराग ठाकुर ने कश्मीर में मुठभेड़ को लेकर कहा कि जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है, इसका बदला लिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन 26/11 के हमले के बाद भी पिछली सरकार मूक दर्शक बनी रही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार मौन अवस्था में थी। इतना भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस की देन, पंडित नेहरू की देन, जिसके कारण 40,000 लोगों की अब तक वहां पे मृत्यु हुई। एक आतंकवाद का ऐसा जहर वहां पर घोला गया था, सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो घुसपैठ होती थी। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गुरुवार को कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया और मामन खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामन खान को 2 दिन के पुलिसिया रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने 7 दिन के रिमांड की मांग रखी थी। और जिस तरह से आज एक खबर सामने आई है, उसके बाद हम ये भी आपको बता दें कि इस मामले में पहले एसआईटी का गठन किया गया था, जांच चल रही थी। मामन खान सीधा पहुंच गए थे हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आपको जिला अदालत ही जाना होगा और इस मामले में अग्रिम जमानत लेनी होगी। और इसी बीच अब मामन खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस से रिमांड देखना ये होगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि मामन खान को लेकर ये कहा जरूर जा रहा है क्योंकि मोबाइल की लोकेशन उस वक्त नूंह के आसपास की ही थी और कई तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि कई सबूत है पुलिस के पास, जिसके आधार पर पुलिस ने मामन खान को 7 दिन के रिमांड पर मांगा था, लेकिन कोर्ट की तरफ से केवल 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। नूंह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद सीएलपी उपनेता विधायक आफ्ताब अहमद का बयान। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी से हम कतई संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है उनके साथी को न्याय मिलेगा और न्याय की आस जरूर कर रखेंगे। लेकिन फिलहाल मामन खान को देखिए पुलिस रिमांड पर 2 दिन के लिए लिया गया है। पुलिस जांच आगे बढ़ेगी। 7 दिन के रिमांड को मांगा गया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से दिया गया है केवल 2 दिन का रिमांड। अब देखना ये होगा 2 दिन के रिमांड में मामन खान की तरफ से क्या कुछ खुलासा किया जाता है। सरकार की जो कार्रवाई है बिल्कुल गलत कार्रवाई है और विधायक का किसी से ऐसा लेने का इसमें कोई वो नहीं है और सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम हमें मुलाकात करने के लिए हम जाना चाहते थे हम लोग किसी चीज के लिए, लेकिन हमें अदालत जाने। वहीं से लेकर कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा है कि विधायक मामन खान निर्दोष हैं। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट करेगा वो हमें मान्य होगा। हम मामन खान की गिरफ्तारी से सहमत कतई नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। फिलहाल मामन खान को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान क्या कुछ खुलासा होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो देखना होगा। फिलहाल मामन खान पर गंभीर आरोप है। कहा यह जा रहा है कि हिंसा भड़काने में उनका हाथ था। ये जो विधायक जी की जो गिरफ्तारी हुई है जी, क्योंकि विधायक जी निर्दोष हैं इसमें जी, इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं जी। है जी, अब चूंकि कोर्ट में मसला है जी, जो कोर्ट फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य है जी। उससे सही बात है कि इसमें विधायक जी निर्दोष हैं जी जी, हम इस गिरफ्तारी से सहमत नहीं है जी। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी सर? आप अगर सहमत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर दोषी पाया गया तो फिर क्या करेंगे आप? जब उसके वो कोर्ट की बात, अगर कोर्ट में जो फैसला हो।
मामन खान की गिरफ्तारी पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि नूह हिंसा में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। विधायक भी आम नागरिक है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये बयान हो जाता है और देखना ये भी होगा कि जिस तरह से विधायक को गिरफ्तार किया गया है, कहा यह जा रहा है मामन खान के समर्थक नाखुश हैं। इधर कांग्रेस इसको लेकर नाखुशी जाहिर कर रही है और अब इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन मामन खान की गिरफ्तारी से एक बात तो तय है कि 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। 2 दिन बाद पुलिस कुछ खुलासा कर सकती है इस केस में। देखिएगा, इसमें जो भी ये 9 दंगे हुए थे उसमें जांच चल रही है और कानूनी प्रक्रिया है। अगर इसमें जो भी कोई आदमी लिप्त पाया जाएगा जिसने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का काम किया, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून अपना काम कर रहा है। कोई भी चाहे हो, बिल्कुल है, MLA भी आम नागरिक है, कानून से और इस देश के संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। और अगर गलती की है। हरियाणा के कृषि और सिंचाई मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया। कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई हुई है। इसी तरह मोनू मानेसर पर भी कानूनी कार्रवाई हुई है। देश प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, कोई गलत करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। ये बयान महत्वपूर्ण है जेपी दलाल का। मामन खान को लेकर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत किया है तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी। ऐसे में मोनू मानेसर पर भी उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर पर भी देखिए कार्रवाई हुई है। अब मामन खान पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया गया है, 2 दिन की पुलिस से रिमांड पर लिया गया है। देखना ये होगा कि आगे इस केस में क्या खुलासा होता है। फिलहाल कांग्रेस मामन खान की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बता रही है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, किसी इस पक्ष का हो उस पक्ष का हो, कानून जिसने कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई। उसी मामले में मोनू मानेसर को मैंने कहा कि जिसने भी कानून तोड़ा है, देश में एक कानून है। हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी मामन खान की गिरफ्तारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला मेवात का नहीं बल्कि पूरे के पूरे हरियाणा का है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो ठीक है तो डरने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कईयों पर कानूनी कार्रवाई की गई है। निर्दोषों को न्याय जरूर मिलेगा। वहीं मोनू मानेसर के कबूलनामे पर बोलते हुए कहा कि कानून हर पहलू पर काम करता है, पुलिस जांच कर रही है, निर्दोषों को न्याय मिलना जरूरी है। अब मामन खान की गिरफ्तारी हुई है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कानूनी कार्रवाई के तहत ही गिरफ्तारी 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। नहीं, मेरा कानून की जो भी है, जो भी दूध का दूध पानी का होगा, जो भी अपने दिया है, कोई भी हो, जो भी इस प्रक्रिया है कानून की, जो उस कानून में जो भी जानकारी मिलेगी वो जनता को समझ। लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय किसान और पशु मेले का आयोजन हुआ और मेले के आखिरी दिन सीएम भगवंत मान ने यहां पहुंचकर किसानों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते देख बहुत खुशी होती है। साइंस ने कृषि क्षेत्र में तरक्की की है। साथ ही उन्होंने यमुना सतलुज लिंक को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि सतलुज नदी नाला बन गई है, हमारे पास पानी कहाँ है। और ये बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि देखिए पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद चलता रहता है। आज देख लो, मैं सतलुज मेरा सतलुज नाला भाई देख के जाओ। बहुत सारे तो मेरे सतलुज पार करके आए होंगे। नाला बन गया यार, एक छोटा जाओ वो जो पानी मंगते हैं, साढ़े को कितने पानी। पर हाँ, ਅਸੀਂ अपने पानी ਨੂੰ यूटिलाइज करांगे। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 90% ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ, 10% ਪੰਚਾਇਤ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ 10% ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। हिमाचल के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि जुलाई महीने में हिमाचल में भारी बरसात की वजह से हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मंडी और जिला कुल्लू में प्रदेश के अन्य इलाकों की अपेक्षा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में आपदा के कुछ दिन बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेताओं ने हिमाचल का दौरा किया है। लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 2 महीने बाद प्रदेश के दौरे पर आई है। कोई भी केंद्र नेता 2 महीने में आ रही है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा एक टूरिस्ट की भांति 2 महीने के बाद आई और आकर के कहती है कि भाई केंद्र की सरकार तो खूब मदद कर रही है, आगे भी करती रहेगी और हिमाचल प्रदेश को आपदा के बाद
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत में लगभग 3000 करोड़ रुपए की राशि और अतिरिक्त दी है, और इसलिए वो तो करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, केंद्र सरकार और पीएम मोदी ने उस टैक्स को कम कर लोगों को राहत दी है। जिन राज्यों में कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन का शासन है, वहां वैट बढ़ा दिया गया। राजस्थान में हालात ये है कि आसपास के राज्यों से 12-15 रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है। केंद्र ने जरूर लोगों को टैक्स में राहत दी है, लेकिन राज्य सरकारें राहत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि आसपास के इलाकों से अगर तुलना करें तो राजस्थान में दाम बहुत ज्यादा है। सवाल पूछा, केंद्र सरकार ने टैक्सेस में कम करके नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को राहत दी, एक नहीं 2 बार किया। और उल्टा जहां कांग्रेस शासित राज्य है और जहां ये घमंडिया गठबंधन की सरकारें इंडिया अलायंस, वहां पर स्थानीय टैक्सेस को बढ़ाया गया। और राजस्थान में तो ये हालत है कि 7 लगते राज्यों के साथ कई जगह तो 12-12 रुपए का अंतर है, कई जगह 15 रुपए की जगह उससे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों को 6 अक्टूबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया और एनसीपी पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम के दावे पर भारत चुनाव आयोग की सुनवाई पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जो कहा है वो खास बात है। आपको बता दें कि अजीत पवार की तरफ से कहा गया है कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, हम भी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाले बागी अजीत पवार के समूह की याचिका पर विचार नहीं करने का आग्रह किया है। कहा है कि अगर आज उसकी अनुमति दी जाती है तो कोई भी पार्टी सदस्य किसी भी दिन एक तुच्छ याचिका दायर कर सकता है और अजीत का पार्टी अध्यक्ष होने का दावा हास्यास्पद है, अवैध है। बता दें कि अजीत पवार ने 2 जुलाई को अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ विद्रोह किया था। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब हम बात करेंगे अगली खबर की। खबर ये जुड़ी है आम आदमी पार्टी से। यहाँ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब लगातार आने वाले चुनावों की तैयारी में है। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जहां प्रचार कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी जनता को साधने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों राज्यों में सीएम केजरीवाल गारंटी कार्ड का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं, वहीं सीएम केजरीवाल 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर काम कर रहा है। सही मायने में कहा जाए तो यूपी अब भारत के विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ है आप सबके सामने है। 13 वर्तमान या फिर प्रस्तावित एक्सप्रेस वे के साथ देश के अंदर एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है और एक समय सीमा के अंदर हमने सभी एक्सप्रेस वे बनाए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कार्य प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी। उस सब के बावजूद हम लोगों ने कांग्रेस ने अपनी हिमाचल प्रदेश इकाई की 25 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी की राज्य इकाई की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शामिल हुए हैं
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश में पार्टी मामलों के एआईसीसी प्रभारी राजीव शुक्ला भी समिति का हिस्सा थे और इससे पहले राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा भी शामिल थे। पार्टी की ओर से एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीतिक मामलों की समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, पूर्व राज्यसभा सदस्य विप्लव ठाकुर और इनके साथ ही कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, चंदन कुमार, राजेंद्र राणा, हर्षवर्धन चौहान, रंगीला राम राव, सुधीर शर्मा, विनय कुमार और कुलदीप कुमार भी इसका हिस्सा